हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में व्यस्त होंगे बच्चों। तो आज की क्लास में बच्चों हम पढ़ाने वाले हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, इससे पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था संक्षारण और विकृत गंध था। तो आज इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है बच्चों, रासायनिक समीकरण। और इस टॉपिक के बाद ये चैप्टर आपका फाइनल हो जाएगा, यानी कि फिनिश हो जाएगा। तो रासायनिक समीकरण को समझने से पहले कुछ बेसिक जानकारी है बच्चों, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, रासायनिक समीकरण में अवकारक और उत्पादों का उपयोग होता है। तो अवकारक आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, पहले ही लेक्चर में हमने पढ़ाया था आपको। एक बार रिवाइज करा देते हैं कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं बच्चों? अवकारक कहलाते हैं। और वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों? उत्पाद कहलाते हैं। तो जब हम किसी रासायनिक समीकरण को लिखते हैं तो हम उनमें अवकारक और उत्पादों के स्थान पर उनके रासायनिक सूत्रों का उपयोग करते हैं बच्चों। क्या करते हैं? रासायनिक सूत्रों का उपयोग। तो इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं अगर हमें परिभाषित करने की जरूरत हो तो? यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में अवकारकों और उत्पादों के स्थान पर यदि उनके रासायनिक सूत्रों का प्रयोग किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। अवकारकों और उत्पादों के स्थान पर किसका उपयोग करते हैं बच्चों? उनके रासायनिक सूत्रों का। तो जब हम कोई भी रासायनिक समीकरण बच्चों लिखते हैं तो सबसे पहले अवकारक लिखते हैं। अवकारक अकेला भी हो सकता है, अवकारक दो भी हो सकते हैं, अवकारक तीन भी हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, उन सभी अवकारकों को हम प्लस का चिन्ह लगाते जाते हैं और सबको लिखते जाते हैं। पहले प्लस का चिन्ह लगाते जाएंगे और लिखते जाएंगे। उसके बाद अवकारक और उत्पाद के बीच में हम एरो लगाते हैं बच्चों। क्या लगाते हैं? एरो। तो क्या लगाते हैं बच्चों? एरो। एरो का साइन कैसा होता है बच्चों? ये वाला। कैसा होता है? ये एरो का होता है। अब एक चीज और समझेंगे बच्चों कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में एरो लगा हुआ है तो उसे हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अनुत्क्रमणीय। यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एक तो होती है उत्क्रमणीय और एक अनुत्क्रमणीय। तो सबसे पहले उत्क्रमणीय के बारे में समझते हैं। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में संपन्न हो सकती हैं, जो दोनों दिशाओं में संपन्न हो सकती हैं। मतलब अवकारकों से उत्पाद बन सकता है और उत्पाद से अवकारक बन सकता है। तो उनको तो हम कहते हैं बच्चों उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। और उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में हम रिवर्सिबल साइन का उपयोग करते हैं बच्चों। किसका उपयोग करते हैं? रिवर्सिबल साइन का। और ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं, जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं, उनको हम कहते हैं बच्चों अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में अवकारक और उत्पाद के बीच में किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? एरो के चिन्ह का, इस तीर के निशान का हम उपयोग करते हैं। तो इसकी जानकारी हमें रखना जरूरी था बच्चों। तो अब हम बात करेंगे आज की क्लास में रासायनिक समीकरण पर। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे बच्चों रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। तो हमने आपको अभी बताया था कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अवकारकों और उत्पादों के स्थान पर उनके रासायनिक सूत्रों का उपयोग किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी लिखेंगे इसको, जब
किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के स्थान पर उनके रासायनिक सूत्रों का उपयोग किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रासायनिक समीकरण कहते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के स्थान पर उनके रासायनिक सूत्रों का उपयोग किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हम देखते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे यहां लिख दिया हमने अभिकारक और ये लगाया बच्चों एरो। क्या लगा दिया बच्चों? एरो। और आगे लिख दिया उत्पाद हमने। क्या लिख दिया है? उत्पाद। तो बच्चों अभिकारक एक भी हो सकता है, अभिकारक दो भी हो सकते हैं और अभिकारक तीन भी हो सकते हैं। जब अभिकारक दो आ जाए या तीन आ जाए तो उन सभी को प्लस का चिन्ह लगा के लिख देते हैं। इसी प्रकार जब उत्पाद एक से अधिक बनते हैं तो उनको भी हम प्लस का चिन्ह लगा करके लिखते हैं बच्चों। ठीक है ना? तो अब जैसे हमने यह अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बच्चों क्या बनाता है? उत्पाद बनाता है। जैसे हमने ले लिया मैग्नीशियम। क्या लिया बच्चों? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। प्लस क्या लिया बच्चों? ऑक्सीजन। अब ये लगा दिया हमने एरो बच्चों। यहां पे बनेगा बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा बच्चों। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो प्यारे बच्चों ये रासायनिक अभिक्रिया में दोनों भाग ले रहे हैं, इनको हम बोलते हैं अभिकारक। क्या है बच्चों? ये अभिकारक। तो हमने आपको बताया था कि जब अभिकारक दो हो तो उनको हम प्लस का चिन्ह लगा के लिखते हैं। इसी प्रकार जब ये उत्पाद जो है एक बन जाए या दो बन जाए तो सबको हम प्लस का चिन्ह लगा के जोड़ते जाते हैं, परंतु यहाँ पे तो अकेला बना है तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? उत्पाद कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्पाद। अब यदि हम इनके स्थान पर इनके रासायनिक सूत्रों का उपयोग कर दें तो उसी को हम बच्चों क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है बच्चों? Mg होता है। क्या होता है बच्चों? Mg होता है। ऑक्सीजन ये डाइमर फॉर्म में होती है बच्चों, द्विपरमाणविक होती है, तो इसलिए यह मिलेगी हमें O2 के रूप में। किसके रूप में मिलती है बच्चों? O2 के रूप में। अच्छा, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है बच्चों। क्या बना है बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र बन जाएगा बच्चों MgO। क्यों बनेगा MgO पता है? क्योंकि Mg पर बेटा +2 चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है? +2 चार्ज होता है। ऑक्सीजन पर बेटा -2 चार्ज होता है। कितना? -2।
अब हम इसके आवेश का इसमें गुणा करते हैं और इसके आवेश का इसमें, ये 2 है तो 2 से 2 क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा बच्चों। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना, हमने इनके स्थान पर इनके रासायनिक सूत्रों का उपयोग किया है, तो इसे अब हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे इसको, रासायनिक समीकरण। और यही हमने डेफिनेशन में लिखा है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अवकारकों और उत्पादों के स्थान पर उनके रासायनिक सूत्रों का उपयोग किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, रासायनिक समीकरण कहते हैं बच्चों। अब बात आती है बैलेंस, क्योंकि रासायनिक समीकरण होते हैं बच्चों दो प्रकार के, एक तो संतुलित रासायनिक समीकरण और एक असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, जब किसी रासायनिक समीकरण में अवकारकों और उत्पादों के दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है, तो उसे तो हम कहते हैं बच्चों संतुलित रासायनिक समीकरण। और यदि समान नहीं होगी तो उसे हम कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहेंगे बच्चों, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो उनके बारे में भी सीखेंगे अभी। तो पहले इसको संतुलित कर देते हैं बच्चों। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, 2 हैं बच्चों। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना आया है, 1 आया है, तो इसलिए हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे बच्चों। कितने से गुणा कर देंगे, 2 से। अब बेटा मैग्नीशियम यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया, और यहाँ मैग्नीशियम कितना है, 1 है, तो इसीलिए हम Mg में भी कितने से गुणा कर देंगे, 2 से कर देंगे। अब ये रिएक्शन हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया बच्चों, है ना। तो पहले इसको अपनी नोटबुक पर नोट करिए, उसके बाद हम बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो नोट करें अपनी कॉपी पर। तो नोट कर लिया होगा बच्चों आपने। अब इसको साफ करते हैं। तो प्यारे बच्चों, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। यहाँ पे हम लिखते हैं रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। अब वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं बेटा, नंबर 1 संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, और नंबर 2 असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम बात करते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है बच्चों। तो इसको हम हेडिंग बनाते हैं। नंबर 1 संतुलित रासायनिक समीकरण। इसको बोलते हैं इंग्लिश में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो संतुलित रासायनिक समीकरण, जब किसी रासायनिक समीकरण में अवकारकों और उत्पादों के दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होती है बच्चों, समान होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो आइए इसको लिखते हैं। जब
किसी रासायनिक समीकरण में अवकारकों, अभिकारकों और उत्पादों के दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है, परमाणुओं की संख्या समान होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या है बच्चों? जब किसी रासायनिक समीकरण में अवकारकों और उत्पादों के दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? संतुलित रासायनिक समीकरण। यानी अवकारक और उत्पाद के दोनों तरफ के प्रत्येक परमाणु क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए बच्चों, तभी उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। तो आइए इसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसे हमारे पास H2 गैस है, H2 प्लस Cl2, ये दोनों ही गैसें हैं। अच्छा, एक चीज और समझ लेंगे बच्चों कि जैसे कोष्टक में कहीं भी लिखा रहा है G और ये मैंने लिख दिया H2 और H2 लिखने के बाद G लिखा रहा है, तो इसका मतलब हो गया बच्चों गैस। क्या हो गया? गैस। और यदि L लिख दिया हमने कोष्टक में तो इसका मतलब हो गया बच्चों लिक्विड यानी कि द्रव। और यदि हमने S लिख दिया बच्चों कोष्टक में तो इसका मतलब हो गया सॉलिड मतलब ठोस। और यदि हमने AQ लिख दिया बच्चों कोष्टक में तो इसका मतलब हो गया जलीय। क्या हो गया बच्चों? जलीय। तो इसको आप लोगों को समझना है। अगर AQ लिखा रहा है कोष्टक में कहीं भी तो इसका मतलब जलीय है वो, और G लिखा रहा है कोष्टक में कहीं भी तो इसका मतलब वो गैस है, और यदि ब्रैकेट में L लिखा रहा है तो वो लिक्विड है, द्रव है, और यदि ब्रैकेट में S लिखा रहा है तो वो बच्चों क्या है? सॉलिड है यानी कि ठोस है। अब ये H2 गैस है बच्चों तो हमने G लिख दिया, Cl2 भी गैस है बच्चों तो इसको भी हमने G लिख दिया। अब यहाँ पे बनती है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ये भी गैस ही बनती है बच्चों। अब बात करते हैं कि ये दोनों क्या है बच्चों? अवकारक हैं। दोनों क्या है? ये अवकारक हैं। और ये बना बच्चों उत्पाद। क्या बना है बच्चों? उत्पाद बना है ये। तो अब इसमें क्या करेंगे हम कि हमें ये देखना है, इधर हाइड्रोजन बैलेंस करना है ना हमें इसको। तो इधर हाइड्रोजन कितने बच्चों? 2 हैं, और क्लोरीन कितने यहाँ पे? 2 हैं। और इधर हाइड्रोजन कितना आया है बच्चों? 1 आया है। इधर हाइड्रोजन कितना है बच्चों? 1 है। यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ हाइड्रोजन बच्चों 1 है। यहाँ क्लोरीन 2 है और यहाँ क्लोरीन का परमाणु 1 है। तो सबसे पहले एक एक परमाणु को हम बैलेंस करते हैं बच्चों। जैसे हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है तो हम यहाँ पर कितने से गुणा कर दें? 2 से गुणा कर दें बच्चों। कितने से गुणा कर दें? 2 से गुणा कर दें तो हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने कर दिया बच्चों 2 से गुणा। क्या कर दिया बच्चों? 2 से गुणा कर दिया। जब 2 से गुणा किया तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, और अब क्लोरीन 2 थे तो क्लोरीन भी क्या हो गए बच्चों? बैलेंस हो गए।
क्या हो गए, बैलेंस। ऐसे ही जो सेकंड एग्जाम्पल है H2 प्लस I2, ये बन जाएगा बच्चों HI। क्या बनेगा बच्चों, HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो अब हम संतुलित रिएक्शन को नीचे लिखेंगे इसके बाद। जैसे यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, 2, और आयोडीन कितने, 2। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 1, और आयोडीन भी कितना है, 1 है। तो इसमें कितने से गुणा करें, 2 से बच्चों। अगर हम यहाँ पे 2 से गुणा कर देते हैं तो हाइड्रोजन भी 2 हो जाएंगे और आयोडीन भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो परमाणु क्या हो जाएंगे बच्चों, बराबर हो जाएंगे। तब ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण बन जाएगा। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण H2 प्लस I2 एरो 2 टाइम्स HI, ये हाइड्रोजन आयोडाइड होता है बच्चों। अब ये रिएक्शन क्या हो गई बच्चों, संतुलित हो गई। क्या हो गई, संतुलित हो गई। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बच्चों। जैसे अब एग्जाम्पल नंबर हम 3 पर बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे हमारे पास है Zn प्लस CuSO4, CuSO4। तो अब ये जिंक इस कॉपर को हटा देगा। अब क्यों हटा देगा, इसके बारे में हम आपको एक सारणी पढ़ाएंगे बच्चों, विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या, विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ाएंगे हम आपको। उससे तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा तत्व किस तत्व को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर सकता है। तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा आपको। तो जिंक कॉपर को हटा सकता है, जिंक कॉपर से ऊपर आता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, इसलिए जिंक कॉपर को हटा देगा। और बच्चों क्या बनेगा, ZnSO4 बन जाएगा और प्लस Cu आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, Cu आ जाएगा। अब ये यहाँ पे Zn 1 है और यहाँ भी Zn कितना बच्चों, 1 है। यहाँ कॉपर 1 है, कॉपर 1 है बच्चों। सल्फर 1 है, सल्फर 1 है बच्चों। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। तो ये रिएक्शन तो खुद में ही बैलेंस है, तो इसे तो संतुलित करने की आवश्यकता है ही नहीं। अब अगली रिएक्शन की बात करते हैं बच्चों। जैसे हमारे पास है Na सोडियम धातु है। अगर हम इसकी जल के साथ रिएक्शन कराएं H.OH, जल को हम क्या, जल का सूत्र होता है बच्चों H2O। चलो H2O लिख ही देते हैं एक बार, जल का सूत्र हम यहाँ पे लिख ही देते हैं, यानी कि H2O। क्या लिख दिया बच्चों, H2O। अब ये बनता है बच्चों NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस यहां से निकल जाती है बच्चों। क्या निकल जाती है, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है यहां से, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब बात करते हैं कि बैलेंस कैसे करेंगे, उसको देखते हैं। जैसे देखो Na है प्लस H2O जो होता है ना बच्चों, उसको H.OH लिखते हैं हम। क्या लिखते हैं बच्चों, H.OH लिखते हैं। देखो सोडियम पर बच्चों +1 चार्ज होता है, OH पर -1 चार्ज होता है। तो इस -1 से +1 बराबर हो जाएगा, यानी इसके आवेश का इसमें गुणा और इसके आवेश का इसमें गुणा। तो सूत्र बनेगा बच्चों NaOH। क्या बनेगा, NaOH, वही हमने बनाया है। तो यहां जब NaOH बन जाएगा तो क्या निकल जाएगा बच्चों, ये हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब इसको बैलेंस करते हैं बच्चों। देखिए सोडियम 1 है, सोडियम इधर 1 है, OH 1, OH 1, लेकिन ये वाला H इधर 2 हो गए। कितने हो गए बच्चों, 2। तो फिर हम क्या करें इसमें कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन परमाणु बैलेंस हो जाए। इधर हाइड्रोजन परमाणु 2 है बच्चों, इधर हाइड्रोजन परमाणु कितने हो गए, 2 और 1 3 हो गए। तो हमें यहाँ पर 2 करने हैं बच्चों। कितने करने, 2। तो हम यहाँ पर हाफ H2 भी कर सकते हैं बच्चों। कितना, हाफ H2, आधा H2। तो आधा H2 का मतलब हो गया कि 1 हाइड्रोजन, कितना, 1, और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यदि आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आप इसमें 2 से गुणा कर सकते हो बच्चों। कितने से गुणा कर सकते हो, 2 से। तो 2 से गुणा करके भी हम आपको दिखा सकते हैं, यानी कि आप इसको लिख सकते हो ऐसे करके, 2 से गुणा करके, या करके 2 टाइम्स Na लिखना पड़ेगा बच्चों और प्लस 2 टाइम्स H.OH, और यहां बन जाएगा बच्चों 2 टाइम्स
NaOH और प्लस H2 गैस निकल जाएगी। अब बैलेंस है, देख लो Na कितने, 2 हैं, Na कितने हो गए, 2 हो गए, और ये हाइड्रोजन 2 और 2 4, क्योंकि 2 से गुणा हो रहा है ना बच्चों, तो 2 हाइड्रोजन ये हो गए, 2 ये हो गए, 4 हो गए, तो 2 हाइड्रोजन ये हो गए और 2 ये हो गए, 4 हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों, 2, और 2 से गुणा इसमें हो रहा है तो ये ऑक्सीजन 2 है। तो या तो हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये सारी रासायनिक अभिक्रियाएं बच्चों कैसी हैं, संतुलित हैं। ये सारे समीकरण कैसे हैं, संतुलित हैं। ऐसे ही दुनिया का कोई भी समीकरण हो, आपको उसे संतुलित करने के लिए सबसे पहले ये देखना कितने परमाणु किसके किस साइड में ज्यादा हैं, उसमें उतनी ही संख्या से गुणा करेंगे और ये देखेंगे कि हमें कितने की कहाँ जरूरत पड़ रही है, गुणा करके और उसको क्या कर देंगे बच्चों, संतुलित कर देंगे। तो आपने बच्चों इन सभी समीकरणों को देखा, ये सारे समीकरण कैसे हैं, संतुलित हैं। अब बात यह आती है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों होता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों होता है। तो बेटा एक नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और उस नियम के माध्यम से हमें क्या जानकारी मिलती है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9th में। हम एक चीज तो बहुत अच्छे से जानते हैं उस नियम के माध्यम से कि हम किसी भी परमाणु को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम नष्ट कर सकते हैं, ना उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम नष्ट कर सकते हैं। तो जब ना उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, तो फिर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों के जो परमाणु भाग लेते हैं तो उनके परमाणु द्रव्यमान को भी संतुष्ट करना आवश्यक होता है। क्या होता है बच्चों, आवश्यक होता है। तो इसीलिए हम रासायनिक समीकरणों को संतुष्ट करते हैं। क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों। यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। तो इस प्रश्न को लिखेंगे अभी बच्चों। पहले इन सारी चीजों को अपनी नोटबुक पर नोट करिए। आपने नोट कर ही लिया होगा बच्चों। अब प्रश्न को लिखते हैं बच्चों। प्रश्न है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, अभी हमने आपको बताया कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण
को संतुलित करना आवश्यक होता है। बात समझ में आ गई बच्चों? द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। अब बच्चों सेकंड नंबर पर बात करते हैं हम कि असंतुलित रासायनिक समीकरण। हमने पहला नंबर पढ़ लिया संतुलित रासायनिक समीकरण, अब कौन सा पढ़ने वाले हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो नंबर दो पर क्या है? असंतुलित रासायनिक समीकरण। ये असंतुलित रासायनिक समीकरण जो है बच्चों, इसको हम कंकाली समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कंकाली समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण का दूसरा नाम क्या है? कंकाली समीकरण भी होता है बच्चों। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं? जब किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या है बच्चों? जब किसी रासायनिक समीकरण में अवकारकों और उत्पादों के दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, यहाँ पे असमान भी लिख सकते हैं या समान नहीं होती, बात एक ही है, तो उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे हम इसका एग्जाम्पल लिखें, हमारे पास ये Mg है, मैग्नीशियम प्लस O2 एरो क्या बनता है बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, MgO। क्या है? MgO। अब इसको यदि हम ऐसे ही छोड़ दें तो ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है या कंकाली समीकरण है। अब क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ मैग्नीशियम एक है, मैग्नीशियम एक है, यहाँ ऑक्सीजन कितने? दो हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है बच्चों? एक है। तो ये कैसा है? असंतुलित रासायनिक समीकरण है। दूसरा एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं, H2 प्लस Cl2 और एरो, यहाँ पे हम क्या लिख दें? केवल HCl लिख दें बच्चों। क्या लिख दें? HCl। अब यहाँ पे हाइड्रोजन दो थे, क्लोरीन भी दो थे, और यहाँ पर हाइड्रोजन एक है और क्लोरीन एक है, तो ये भी संतुलित नहीं है बच्चों। तो ऐसे समीकरणों को हम क्या कहते हैं बच्चों? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं बच्चों। तो आपका ये टॉपिक बच्चों फाइनल हुआ, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसी के साथ बच्चों आपका ये पहला चैप्टर फिनिश हो गया। अब इसके बाद अगले लेक्चर में हम आपको इस चैप्टर्स के जो भी क्वेश्चंस हैं
उनको कवर कराएंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।